हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुदबानिया एकेडमी में। देखिएगा, आज फिर हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ में। ये जो हमारी चैप्टर चल रहा है, क्लास 9th का भी हम चैप्टर चला रहे हैं। तो इसमें चैप्टर में हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज ये 4th पार्ट है। लाइव क्लास मैं इसकी ले चुका हूं और लाइव क्लास में मैंने इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी कवर किया हुआ है। आपने उनके बहुत अच्छे आंसर दिए थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेज हो रहे थे जो आपके माइंड में चल रहे थे। तो भाई, अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना। इससे अगर आपको जो भी क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहे थे, है ना, परेशान कर रहे थे, अगर अपकमिंग जो भी वीडियोज हैं उन सभी को आप पूरा देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन जो है ना, चुन चुन के उड़ा देंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। ये आपका पार्ट 4 है ना। मैं एमपी सर लगातार प्रयासरत हूं कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाए वो एक मजेदार तरीके से एआई को इन्बिल्ट करते हुए और इंटरेस्टिंग उसमें जो है डायग्राम दिखाते हुए और नए नए इनोवेटिव आइडियाज को यूज करते हुए दिया जाए। ठीक है ना। तो चलिए, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया पार्ट। अब इसमें देखिएगा, आज बड़ा अच्छी तरह समझते हैं हम इन चीजों को कि आखिरकार जो सेल्स होती हैं, है ना, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होती है ना, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वह किससे बनी होती है। तो वह बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक अनदर नेम भी है, क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यह जो आउटर कवरिंग है ना, अब ये कुछ प्लांट में जो होती है उनमें तो आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल जो होती हैं, जो जंतु सेल होती हैं, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें यह सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करती है। क्लियर है ना। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझना है कि आखिरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है वह अपना फंक्शन कैसे करती है, वह दिखने में कैसी होती है और वो उसका कंपोजिशन क्या है, वह बनी कैसे है ना। इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी यही है कि इसका एक और अनदर नेम भी है, वो भी आपको याद होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य कला। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला। अब यहीं पे देखिएगा, आपको 3 नाम याद हो चुके हैं इसके। पहला नाम क्या है? तो पहला नाम हो गया प्लाज्मा झिल्ली, हिंदी की अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा यहीं पे हो गया कोशिका कला। और तीसरा यहाँ पे एक और बता दिया इन्होंने, क्या है ये? जीव द्रव्य कला। 3 नाम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं आपको, है ना। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और एक और नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। खास बात है भाई, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। हमने जो लास्ट टॉपिक लिया था, वीडियो दिया था आपको, उसमें बताई थी कि 3 ऐसे पार्ट हैं जो ईच एंड एवरी सेल्स जो है कंटेन करती है। 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर के सभी कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें सबसे पहला आपको बताया था तो वो यही था और इसका नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका कला। और दूसरा जो आपको बताया था वह न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बताया हुआ था। तीसरा जो आपको बताया था वह था साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और तीनों को 1 बाय 1 करके हम आगे समझेंगे। तो पहला पार्ट उसी में से एक लेकर के आए हैं, बिल्कुल एकदम डिट्टो टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। एक भी पॉइंट, एक भी कंटेंट छूटने नहीं देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, तो जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बनाता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण बनाता है, तो थोड़ा सा अंदर किसमें होता है? तो यह होता है पादप कोशिका में। क्लियर है ना। अभी हमने बताया उसके बाहरी कवरिंग पे क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। यहां से एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह ओनली प्लांट सेल में या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर है प्यारे बेटा, है ना। पादप कोशिका जो है लगभग इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लगभग जो है इस तरह से मोस्टली इसको बनाया जाता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं।
इस तरह से। ये हो गई आपकी प्लांट सेल और ये हो जाती है एनिमल सेल। ठीक है ना? तो यहां से आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिरकार जो है कंपोजिशन क्या है, यह देखने में कैसी लगती है, उसको समझते हैं हम। तो बहुत अच्छे से एक प्यारा सा हम आपके लिए डायग्राम लेकर के आए हुए हैं। प्लाज्मा झिल्ली इसको बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ना? तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा इसको। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा एक जो येलो कलर से जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, यानी कि हम ये वाले पार्ट अगर आपको कहें तो यही होते हैं प्यारे बेटा लिपिड्स, जिसको फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से इसका फॉर्मेशन हुआ है ना? इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। एक लेयर ये अपर लेयर हो गई प्यारे बेटा, और दूसरी लेयर जो है वो ये नीचे वाली लेयर हो जाती है। क्लियर है ना? ये नीचे वाली लेयर हो जाती है ना? तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर तो आपको समझ में आ गई है। फिर सर ये ब्लू ब्लू पार्ट इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, यही तो है प्रोटीन। क्या है ये? प्रोटीन है। ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह होते हैं जो फ्लोट करते हैं। आइसबर्ग क्या होते हैं? जो बड़े बड़े से बर्फ के टुकड़े होते हैं जो समुद्र में लगातार तैरते रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर है। इसमें आपको प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जो इसमें लगातार क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और यही इसको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आगे जाकर के हम आपको समझाएंगे। जो आर पार सबस्टांस जो आर पार जाते हैं इसके, वह कैसे जाते हैं वो हम यहां से इसको समझेंगे। क्लियर है ना? तो इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये जो प्रोटीन है अभी हम आपको आगे बताएंगे, अभी आप देख लीजिएगा। देखिए ये वाली प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से इसमें एम्बेडेड है और ये एक चैनल प्रोवाइड करा रही है, एक रास्ता प्रोवाइड करा रही है जिससे जो है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यह है पदार्थों के आवागमन में भी एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है ना? तो यहां से भी आप अच्छा इस तरह की प्रोटीन जो आप देखेंगे जो बाहरी लेयर पे, जैसे आप ये वाली समझ लो, है ना, जो पूरी तरह से इसमें एम्बेडेड नहीं है, कुछ बाहर ज्यादा है ना? इस तरह से आप समझ सकते हो, ये समझ सकते हो। तो दो तरह की यहाँ पे प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है प्यारे बेटा? चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ध्यान दीजिएगा, इसको एसपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपीएम। और एसपीएम कहते हैं तो एस से यहां से आप समझ सकते हो सिलेक्टिवली, पी से हो जाएगा परमिएबल और एम से हो जाएगा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एसपीएम की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह वर्ण करती है, चयन करती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको बोलते हैं। ये चयन करती है कि किस सब्सटेंस को कोशिका के अंदर आने देना है और किस सब्सटेंस को बाहर ही रहने देना है। क्लियर है ना? तो इस बात को भी आप बेटर वे में यहां से समझ सकते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं कि इसका फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर के होता है, लिपिड्स से मिलकर के और प्रोटीन से मिलकर के। लिपिड्स की यहाँ पे बाइलेयर है ना? और प्रोटीन भी इसमें दो तरह की पाई जा रही है। कौन कौन सी वह प्रोटीन पाई जा रही है? तो चलो आगे समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना? इसको आपको डायग्राम बनाना भी है। अभी हम इसको ये भी समझेंगे कि आखिरकार इतना मजेदार इंटरेस्टिंग मॉडल जो है वो दिया किसने था, है ना? तो इसको याद रखिएगा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से यह जाना जाता है। क्लियर है ना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। किसने दिया था ये? तो यह आगे चल के हम देखते हैं। चलिए ठीक है भाई,
आप कहते हो तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगले पॉइंट पे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे इस फिगर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह सब दिए गए हैं। इस फिगर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो सब दिए गए हैं, एक एक करके, है ना, आप रटते जाइए उनको, है ना। रुद्वानिया एकेडमी लगातार तत्पर है आपको बेस्ट वे में जो है वो याद कराने में, मेमोराइज कराने में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा बहुत ज्यादा, जिसको हमने जो लाइव क्लास संडे को ली थी 1 घंटे की, उसमें भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा था। बहुत सारे बच्चों ने उसको सराहा है उस लाइव क्लास को, और मैं लगातार ऐसी लाइव क्लास आता रहूंगा। अगर आपको उनका नोटिफिकेशन चाहिए है ना, आप चाहते हैं वो लाइव क्लास आप अटेंड करें, तो रुद्वानिया एकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही मैं लाइव क्लास पे जाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है ना प्यारे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको हम, और लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कोशिका कला की संरचना। अब बात यह आ जाती है, जो इतना सुंदर आपने फिगर अभी देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपने चित्र देखा था, उस चित्र को, उस तरल मोज़ेक मॉडल को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाला कौन था, उस संरचना को किसने दिया था और कब दिया था। क्लियर है ना, किसने दिया था प्यारे बेटा और कब दिया था, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही जाती है कि सन 1972 में, सन 1972 में दिया गया था ये, और यह सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था प्यारे बेटा। किसने दिया था, यह सिंगर तथा निकोलसन ने इसको दिया था, 1972 में दिया था। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। चलिए ठीक है भाई। अब इसका नाम क्या था, तो आप फिर एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, तरल मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था इसका, तरल मोज़ेक मॉडल। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी मैं किसी भी वर्ड को, किसी भी ईयर को अगर मैं बॉक्स में बंद करता हूं, तो वह हमारा समझ लो मैजिक बॉक्स है। क्या है वह, मैजिक बॉक्स है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तभी मैं उसको जो है पूरी तरह से क्लोज कर रहा हूं। क्लियर है ना, तो उसको आपको नोट करना ही है और मेमोराइज करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला की रचना, इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला की जो रचना थी वह फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से हुई थी। हमने आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वर्ड यूज किया है ना। तो फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से इसकी संरचना हुई थी। मैंने अभी आपको गोल गोल करके पीछे वाले मॉडल में दिखाया था ना, है ना, तो वो हो जाते हैं। एक बार समझ लो, मैं उसको रिकैप करा दूंगा पीछे जाकर के, आप निश्चिंत रहिएगा। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना, मीन्स जब तक आपको याद नहीं करा देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है। इसमें 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है भाई। कितने तरह की प्रोटीन पाई जाती है, 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। पहली हो गई इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी हो जाती है पेरिफेरल प्रोटीन। चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिएगा, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो है प्यारे बेटा, ये अंदर धसी हुई होती है, ये एम्बेडेड होती है पूरी तरह से, है ना। जो अंदर को पूरी तरह से पार हो रही होती है उस बाई लेयर में, उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये चैनल का काम करती है, जो आर पार जाने देती है सबस्टांसेस को। क्लियर है ना। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जो थी, पेरिफेरल वर्ड जो है ये आउटर लेयर से संबंधित है, एक्सटर्नल से संबंधित है, किनारे से संबंधित है। इसलिए जो प्रोटीन बाहरी साइड में पाई जाती है उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर है ना। चलो थोड़ा और समझते हैं हम चीजों को। टनल प्रोटीन, इन प्रोटीन को टनल प्रोटीन क्या कहा जाता है प्यारे बेटा, इनको टनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको, टनल प्रोटीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। कोशिका कला लगभग, अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोशिका कला जो होती है यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा एंगस्ट्रॉम, तो जो एंगस्ट्रॉम वर्ड है ना, इसको एंगस्ट्रॉम इस तरह से डिनोट करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम को इस तरह से डिनोट करते हैं यहाँ पे।
चलो समझ लीजिएगा दोबारा, एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10, ठीक है ना। तो ये इसकी थिकनेस होती है, ये इसकी मोटाई होती है। क्लियर है प्यारे बेटा? चलिए ठीक है, 10⁻⁻10 हमने मीटर आपको बताई हुई है, 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये इसकी कंप्लीट यूनिट हो जाती है, तो आप याद करके रखेंगे कि यह 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है, जो छिद्रित एवं अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह वर्क करती है, जो पोरस होती है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये अर्ध पारगम्य मींस कुछ सब्सटेंस को तो ये अंदर आने जाने देगी और कुछ को ये अंदर आने जाने नहीं देगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई। स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ठीक है भाई, मैं हट जाता हूं, है ना। यहाँ पे इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अगले पॉइंट की तरफ आपको ले चलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, आप कहते हो एक बार पुराना दिखा दें, तो चलो भाई देख लीजिएगा पीछे का, इसको समझिएगा। अगर इसको देखना है आपको तो इसको देख लीजिए प्यारे बेटा, है ना, अच्छे से। इसमें इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन आप देखिएगा। समझिए, ये दिखाई दे रही है जो ये वाला पार्ट जो है, यही है इंटीग्रल प्रोटीन। ये वाला ये चैनल की तरह काम कर रहा है, टनल की तरह काम कर रहा है। क्लियर है ना? तो ये हो जाता है, ये पेरिफेरल हो जाती है, किनारे साइड है थोड़ा सा। तो दो तरह की प्रोटीन याद हो गई हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये वाली जो है दो लेयर बनी हुई ना, तो इसलिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आप कहते हो तो बढ़ना ही पड़ेगा हमें आगे, है ना। अब देखिए, ये हम समझा चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब इस बात को समझिएगा। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली सुरक्षा द्वार की तरह कार्य करती है। पहली बात, किस तरह से वर्क करती है ये? तो ये एक सुरक्षा द्वार की तरह कार्य करती है। किसको इसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, इस तरह से ये पूरी तरह से रेगुलेट करती है, एक सुरक्षा द्वार की तरह कार्य करती है प्यारे बेटा। अब देखिएगा, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, एक बार दोबारा फिर दिखाई गई है यहाँ पे, और समझिए O2, O2 मीन्स क्या होती है प्यारे बेटा? ऑक्सीजन हो जाती है ये, है ना, ऑक्सीजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है प्यारे बेटा, ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। होता क्या है, जब एक कोशिका के अंदर लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शनें चलती हैं, क्या चलती हैं प्यारे बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, तो लगातार उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता रहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की इसीलिए तो हम लगातार सांस लेते रहते हैं, क्योंकि सांस नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। क्योंकि सांस के रूप में हम ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फूड का जो हमने खाना खाया है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिल सकती है भाई। एक बात समझिएगा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर खाना ही इतना जरूरी होता है ना, तो फिर जो है हम हमेशा ही खाना खाते रहते, हमेशा ही खाना खाते रहते। क्या हमेशा खाना खाते हैं या खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। लेकिन सांस हमेशा लेते हैं, और ले भी सकते हैं, और ले भी रहे हैं। तो जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, जरूरी तो दोनों चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई? तो सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम क्षण भर भी नहीं रह सकते हैं, है ना। एक सेकंड, 2 सेकंड भी अगर उसको ना मिले, है ना, आप नाक बंद करके पानी में कूद जाइए, उसके बाद बताइएगा भाई, है ना, थोड़ी देर बाद आप जो है छटपटाने लगेंगे कि कैसे करके बाहर निकला जाए, है ना। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन करती क्या है जाके? कुछ बच्चों को पता क्या लगता है, उन्हें लगता है, एक बच्चा मुझसे बोला, मैं पढ़ा रहा था, तो वो मुझसे बोला कि सर क्या आप ऑक्सीजन कर रहे हैं? हम तो सांस लेते हैं, देखिएगा, देखना मुझे, जैसे मैंने अभी अभी सांस ली और छोड़ दी। क्या किया इसने? इसने क्या किया?
तो भाई ये एक रेस्पिरेशन टॉपिक का है जिसको हम क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या जो हम सांस ले रहे हैं ना यही सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है प्यारे बेटा। सांस ली और छोड़ दी, तो आपको लगता भले हो कि जो सांस हमने ली वह छोड़ दी, ऐसा नहीं है। वह अंदर जाती है, अंदर जाकर के वो लंग्स में जाती है, लंग्स के ऊपर अंदर जो है एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में जाती है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। उसके बाद उनके ऊपर जो है वो फाइन कैपिलरीज होती हैं, उनमें इसका डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। मींस यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन को अंदर बाहर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करती है। इसीलिए तो हम तुम्हें इतनी कहानी सुना रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो इतनी कहानी के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, समझिएगा। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, चलो ठीक है भाई, इस बात को हम समझ लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अभी हम विसरण वाले टॉपिक को समझेंगे, है ना, डिफ्यूजन को समझेंगे कि आखिरकार ये डिफ्यूजन हो कैसे रहा है। तो चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिएगा, जिस सब्सटेंस की हमारी कोशिका को, हमारी सेल को नीड नहीं होती है, उसको भाई ये वापस कर देती है। आप देख रहे हो ना, ये गया वापस हो गया, इसी तरह से ये गया वापस हो गया, क्लियर। लेकिन जिनकी नीड होती है, O2 की नीड है, CO2 है, तो वो सब अंदर बाहर हो रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। संरचना, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी लचीली झिल्ली है। बोलो भाई जोर से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए मेरे साथ। यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलिए, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, समझ में आ गया। अभी के अभी एसपीएम बताया मैंने तुम्हें, है ना, तो ये क्लियर हो गया। ये केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है। बहुत सही, हमें समझ में आ गया सर कि ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को अंदर बाहर आने देती है, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है। बहुत सुंदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसपीएम कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की श्रेणी में रखा गया है। अब विसरण की अगर हम बात करें प्यारे बेटा, है ना, डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, इसको समझिएगा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन दिस इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इतना ही शब्द याद रखिएगा। इसी से आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। गैसों का आदान प्रदान और विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। जैसे कि कोई एक सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा को ले लो। अमीबा आप जानते हो प्यारे बेटा, है ना, अमीबा जो शेपलेस ऑर्गेनिजम्स होता है, कई बार हमने इसको आपको बताया है, जो शेपलेस ऑर्गेनिजम्स होता है अमीबा, इसके अंदर कोई, जब एक सिंगल सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है, तो फिर भाई कोई फेफड़े इसके अंदर या गिल्स वगैरह थोड़े ही होंगे। पानी में पाए जा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि सर इसके अंदर गिल्स हो सकते हैं। भाई ये इसके अंदर जब सिंगल ही सेल है तो, और गिल्स हुआ, चाहे लंग्स हुआ, फेफड़ा हुआ, ये सब क्या है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन की कहानी हम तुम्हें बता चुके हैं बेटा। ऑर्गेन जो होता है वो किससे बनता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूं। टिश्यूज से बनता है। टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो इतनी कहानी है ये, यही तो आप सुनो मुझे, जब आप सुनेंगे तभी तो आपको याद होगी, है ना। तो चलिए ठीक है, ये सब समझ में आ गया भाई, हमें समझ में आ गया कि जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वह ओनली डिफ्यूजन से भी अपना काम चला सकते। ये क्वेश्चन आता है 9th में प्लस 10th में, यह क्वेश्चन लगातार आता है कि क्या जो एक कोश के जीवधारी हैं वह विसरण से, डिफ्यूजन से, है ना, और जो है परासरण से, इनसे अपना काम चला लेते हैं, पर बहुकोशिकीय जीवधारी ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भाई उनमें ईच एंड एवरी फंक्शन को करने के लिए स्पेशल फंक्शन जो है ऑर्गेन का डिसाइड हुआ है, स्पेशल ऑर्गेन बने हुए हैं, वही ये काम कर पाते हैं। प्लस उनमें लॉट्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, है ना, 10 टू द पावर 14 अप्रोक्सीमेटली। चलिए हम आगे भी आपको बताएंगे, 10 टू द पावर 14 सेल्स पाई जाती हैं। जब इतनी ज्यादा संख्या में सेल्स हैं तो ईच एंड एवरी सेल जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के टच में नहीं रहती है। जब डायरेक्टली टच में नहीं रहती है तो फिर वो डिफ्यूजन नहीं कर पाती है, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए होता है। समझ में आया? आया या नहीं आया भाई बताओ तो। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है तुम्हें, मैं वेट कर रहा हूं।
ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वे में लेते हैं। चलिए, कोशिका कला के कार्य, फंक्शन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। जब हमने सब चीजें समझ ली, हमने ये समझ ली कि कोशिका कला है क्या, है ना, फंक्शन है उसका, कंपोजिशन कैसे हुआ है, किसने इसको बनाया था भाई, कब बनाया था, जब ये सब तैयार कर लिए तो इसके कार्य भी तो याद करने हैं। 4 नंबर तो नहीं, 2-2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर में ये क्वेश्चन, ये लगातार रिपीट होते हैं। पहले ये 4 नंबर में भी आता था, है ना, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे हाई स्कूल में, 10th में। अभी इनको थोड़ा सा हटा दिया गया है, तो फिर ये तोड़ तोड़ के, है ना, ब्रेक करके आने लगे हैं। आपको पता है पॉइंट वाइज एनालिसिस होने लगा है, पॉइंट वाइज मार्किंग हो गई है प्यारे बेटा, है ना, तो इनको समझिएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं और फंक्शन को समझते हैं। अब तुम बहुत जल्दी कवर कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो तुम कर लोगे, तुम कर जाओगे बेटा। देखिएगा, पहली बात, पहला पॉइंट को हम लेते हैं और इसको समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में प्रवेश तथा उनके बाहर निकालने की प्रक्रिया है, को नियंत्रित करती है। सही बात है, हमें पता है कौन सा सब्सटेंस अंदर करना है, कौन सा बाहर करना है, उनको ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखिए, यह बाहरी तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेर कर होगा जाएगा यहाँ पे, घेर कर कोशिका में रखती है, जहां इनका पाचन होता है। ध्यान रखिएगा, यह पाचन में जो एक कोश के जीवधारी हैं, तो भाई उनके अंदर, उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला ही तो चढ़ी हुई है, वो उसको घेर के रखती है कि सब्सटेंस कोई बाहर ना जा पाए। फिर उसका डाइजेशन करती है, डाइजेशन के बाद उनको एब्जॉर्प्शन करती है, और जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, एसिमिलेट कर लेती है, तो बाकी चीजों को फिर बाहर कौन से प्रोसेस के थ्रू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन से प्रोसेस के थ्रू, एक्सक्रीटरी मीडियम के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, उत्सर्जन तंत्र के थ्रू जो है वो इसको बाहर कर देती है। किसके थ्रू कर देती है भाई? बाहर। ये देखिए बेटा, चींटे बहुत हैं बेटा, बरसात है आजकल, ठीक है ना, है ना। चलिए, तो उसके थ्रू जो है वो इसको बाहर कर देती है। समझ में आया? समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई मुझे। चलिए ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा सा और लेते हैं और इनको समझते हैं आगे। पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है भाई। अगला देखिए, यह कोशिका को निश्चित आकृति या रूप प्रदान करती है। भाई ये बाउंड्री डिसाइडेशन का भी काम करती है। किसका? बाउंड्री डिसाइड का भी ये काम करती है, जिससे उसको एक शेप एंड साइज गेन करने में आसानी होती है। एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज को गेन करने में भी आसानी होती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भैया, और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कोशिका कला का कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग पे छप गया होगा, है ना, एज इट इज। और अगर नहीं अभी भी छपा है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, और इसकी जब भी हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेके आएंगे इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अभी एक नया एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, है ना, छोटा सा प्यारा सा, और थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो बीच में कुछ कह सकते हैं आते हैं, उनको भी हमें एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर करते रहना चाहिए। तो चलिए, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। अब पारगम्यता के आधार पे क्या है? मींस जो परमिएबिलिटी होती है सेल्स की, कोशिका की, उसके आधार पे झिल्लियों को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि है परमिएबल। एक परमिएबल होती है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो अपने आर पार सबस्टांसेस को आने जाने देती है, बेरोक आने जाने देती है, उसको कहते हैं परमिएबल। परमिएबल उसको कहते हैं प्यारे बेटा, क्या कहते हैं उसको? परमिएबल कहते हैं, या फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारगम्य कहते हैं। क्लियर है ना? पारगम्य कहते हैं। यह अपने आर पार, कोई भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यह अपने आर पार जो है वो सबस्टांसेस को आने जाने देती है, ठीक है ना, सबस्टांसेस को आने जाने देती है इजिली। क्लियर? चलिए, अपारगम्य की बात करते हैं, इम्परमिएबल। तो भाई यह अपने आर पार जो है वो चीजों को नहीं आने जाने देती है, ये नहीं आने जाने देती है।
कुछ भी चीज इसके अंदर नहीं आएगी जाएगी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अपारगम्य कहा जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल, जिस तरह से अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया, पूरी तरह से समझा आपने कि जो कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर आने जाने देती है और बाकी को नहीं आने देती है, तो उसको हम कहते हैं सेमी, मींस अर्ध पारगम्य भी इसको कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना? एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे प्यारे बेटा। चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक मजेदार और एक नया टॉपिक इसमें लेते हैं, है ना? छोटा सा टॉपिक है प्यारे बेटा, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे कोशिकाओं का महाविभाजन, ठीक है ना? किसके आधार पे है, ध्यान रखिए, किसके आधार पे है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना? चलो समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कोशिकाओं के, इसको समझते हैं किसके आधार पे है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है प्यारे बेटा ये, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस के आधार पे कोशिकाओं के, हम कह सकते हैं केंद्रक के आधार पे इसका विभाजन है। तो जब केंद्रक के आधार पे विभाजन होता है प्यारे बेटा, है ना, तो ये महाविभाजन यहाँ पे कहा गया है। महाविभाजन कहा गया है तो ये दो हैं, पहला तो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रोकैरियोटिक पहला वर्ड है, ठीक है ना? पहले वर्ड को आप समझिएगा अच्छे से, है ना? पहले वर्ड को अगर हम लेते हैं तो इसको देखिएगा, प्रोकैरियोटिक। इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं प्यारे बेटा, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है इनिशिएटिव, या कह सकते हैं इनिशिएशन, जहां से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हो रहा था, आद्य भी इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना? तो शुरुआती स्टेज जो होती है वहां से, इनिशिएशन जहां से होता है, इनिशिएशन पॉइंट कह सकते हैं। और कैरियोटिक वर्ड हमेशा कैरियन यानी न्यूक्लियस से रिलेट करता है, ठीक है ना? तो प्रोकैरियोटिक का सीधा सा अर्थ हुआ जिसमें केंद्रक की स्थिति अभी शुरुआती स्टेज में था, केंद्रक बन रहा था, अभी बन नहीं पाया था पूरी तरह से, अभी इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। तो ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। याद रखिएगा, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है ना? प्रोकैरियोटिक सेल। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे प्यारे बेटा, ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको क्या कहेंगे प्यारे बेटा? जोर से बोलिएगा, क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। तो चलो ठीक है, इनके कुछ और मजेदार पॉइंट सीखते हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आकार की, भाई ये जो प्रोकैरियोटिक आकार जब शुरुआती अवस्था है तो यह साइज में भी तो छोटा ही होगा, है ना? तो यह 1 to 10 माइक्रोन मीटर होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा माइक्रोन मीटर क्या मतलब होता है, उसका कितनी वैल्यू होती है? 10 to the पावर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 10 to the पावर -6। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the पावर -6 मीटर इसको बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है भैया। अब केंद्रक जो होता अविकसित होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बता चुके हैं अभी हम तुम्हें। केंद्रक जो होता है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है भाई। क्रोमोसोम्स केवल एक होता है, देखिएगा क्रोमोसोम्स जो होता है प्रोकैरियोटिक में वो केवल एक होता है। क्लियर है ना? ठीक, आगे देखिएगा। ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह झिल्ली युक्त अंगक जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, वह इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना? वह इसमें नहीं पाए जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है भैया, इनको समझते हैं। अब यूकैरियोटिक के जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिएगा, आकार बड़ा होगा। क्या होगा? आकार जो है वो इसमें बड़ा होगा,
ठीक है ना, और केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाएगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। गुणसूत्र भी एक से अधिक होंगे, और ऑर्गेनेल्स जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स रट जाना चाहिए तुम्हें, समझ रहे हैं ना, एक एक जो है रट जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि यही अभी डिटेल में आएंगे, ये अभी डिटेल में हम लोग इनको कवर करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना, इनके फंक्शन और फिगर सहित, फंक्शन और फिगर सहित। तो नाम अभी से याद करते चलो आप, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे मेरे साथ रिपीट करिएगा, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, है ना, प्लास्टिड हो गया, इन सबको जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं, इतना आपको याद। इनमें डिफरेंस करने को आएंगे आपके एग्जाम में, इनमें डिफरेंस करने को भी आते हैं। चलिए ठीक है, याद हो गया होगा, समझ गए भाई, समझ गया हमें, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बहुत मजेदार चित्र लेकर के आए हैं जो आपको आसानी से समझा देगा। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक क्या है प्यारे बेटा, ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, इसको समझिएगा, प्रोकैरियोटिक, और ये हो गया क्या, यूकैरियोटिक। क्लियर, दो फिगर हो गए, प्रोकैरियोटिक को समझ लो। ये देखिएगा, एक ही इसमें क्रोमोसोम्स दिखाया गया है, इनिशिएटिव स्टेज में है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर इसकी जो है कह सकते हैं साइज हो जाता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज हो जाता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो अविकसित है, और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अनुपस्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, क्या हो जाता है, बैक्टीरिया। फिगर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बेटा इसका। अगला देखिए, अब ये देखिए कितनी प्यारी सेल लग रही है, और ये यूकैरियोटिक है, क्या है, यूकैरियोटिक। हम लोग भी यूकैरियोटिक हैं भाई, ठीक है ना, हम लोगों की बॉडी में भी यही सेल्स होती हैं, समझ लीजिएगा। चलिए, आकार देखिए, बड़ा है ये, 5 to 100 माइक्रोन मीटर तक का, केंद्रक पूर्ण विकसित है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और सभी सेल ऑर्गेनेल, चाहे वह प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उन सब में ये पाया जा रहा है। तो समझ में आया प्यारे बेटा, जल्दी से लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको, और जो है वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को बताएंगे, है ना, उतना ही चैनल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर है ना, रुद्वानिया एकेडमी के साथ जुड़े रहोगे तो बायोलॉजी टिप्स पे ला दूंगा, है ना, सभी क्लासेस के यहाँ पे फ्री में वीडियोस आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम सब्सक्राइब करिएगा बेटा इसको। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस कर लेंगे ना, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है ये, 4 डिफरेंस आपको आना चाहिए विद एग्जाम्पल। चलिए, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके लिए खत्म करते हैं हम, और रुद्वानिया एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और पूरा तरह से चैप्टर को एकदम जो है ना, इसका निचोड़ निकाल के लर्न कर जाइए। देखते हैं एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।